क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है उनकी वीडियो तो आप ज़रूर देखिए। आज हम करेंगे सॉल्यूशन का पार्ट 1। इस वीडियो में हम सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि हाउ वी एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं मास परसेंटेज, मोलैरिटी के बारे में और मोल फ्रैक्शंस के बारे में करें। तो इस चैप्टर से मेनली आपके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, और बाद में हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ, रियोल्ड्स लॉ, ये भी बहुत बार आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। तो बेसिकली पहले हम देखेंगे कि सॉल्यूशन होते क्या है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जिसमें हम सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं या सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन। पानी में अगर आप नमक डालोगे तो जो भी मिक्सचर बनेगा वो एक सॉल्ट सॉल्यूशन है। बेसिकली सॉल्यूशंस क्या है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब ये होमोजीनियस क्या है इसको देख लेते हैं। होमोजीनियस का मतलब है कि एक समान मिक्स हो जाना। जैसे कि अगर आप पानी में चीनी मिलाएं या पानी में शुगर वो सॉल्ट मिलाएं तो उसे मिक्स कर देंगे, तो आप क्या आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि किस पार्ट में शुगर है और किस पार्ट में वाटर है? आई थिंक नो। सो वी कैन से दैट दिस इज अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम सॉल्यूशन के डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस का मतलब मैंने आपको बताया, इट मीन्स दैट जो कंपोजिशन होंगे, कंपोनेंट्स के जितने भी सब्सटेंस हमने मिक्स किए हैं वो सब क्या होंगे, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, हम उन्हें अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, पहचान नहीं सकते हैं इन अ सॉल्यूशन कि कहाँ पे कौन सा सब्सटेंस है, तो उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अब अगर बात करें इनके सॉल्यूशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सॉल्यूशन जो हैं उनमें अगर हम उनकी सॉल्यूट्स पार्टिकल देखें, अगर कोई सॉल्यूशन हमने बनाया और उसमें हम अगर पार्टिकल्स सॉल्यूट्स के देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते हैं, इन कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। ठीक है, जैसे कि अगर शुगर सॉल्यूशन है तो अगर आपने उसमें शुगर मिक्स कर दी तो उसके बाद आप शुगर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, राइट। और अगर इसका सेकंड हम कैरेक्टर कहें तो वो है अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन स्टेबल होता है, ऐसा नहीं होता है कि हमने मिक्स कर दिया और थोड़ी देर छोड़ेंगे तो शुगर नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, या फिर अगर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्ट नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होंगे उन्हें हम किसी सॉल्यूशन में से सॉल्यूट पार्टिकल को हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से या फिर कोई भी फिजिकल मेथड की हेल्प से अलग नहीं कर सकते। हाँ, केमिकली हम कोई मेथड यूज़ करके उन्हें डिफरेंट, बट किसी भी फिजिकल मेथड से हम उसे अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सॉल्यूशन में बना कैसे होता है, और कुछ टर्म्स जो हम सॉल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं वो देखते हैं। सॉल्यूट के एक्शन जो बना होता है उसमें अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन, इस पूरे चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। मतलब कि हम जहाँ दो कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें दो चीज़ें हैं जो मिलकर क्या बना रही है, सॉल्यूशन बना रही है। एक है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट जो लेसर क्वांटिटी में होगा और सॉल्वेंट जो लार्जर क्वांटिटी में होगा। जैसे एग्जांपल, अगर हम क्या बना रहे हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हम पानी लेंगे। ऑब्वियस है, हम पानी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, इसका मतलब वो क्या होगा, सॉल्वेंट, और उसमें अगर हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, जितना भी डालें, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। ठीक है, तो इस तरह से बनता है सॉल्यूशन, तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद आते हैं कुछ टर्म जो हम यूज़ करते हैं एज अ फॉर सॉल्यूशन, जैसे कि बाइनरी सॉल्यूशन। मैंने अभी बताया आपको, बाई मीन्स होता है 2, तो जहाँ पे हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे जो भी सॉल्यूशन बनेगा उसे हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। वो सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है, शुगर सॉल्यूशन हो सकता है, और कुछ भी। ठीक है, जिनमें हम क्या करें, दो चीज़ों को मिक्स करें और वो होमोजीनियस फॉर्म में मिक्स हो जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। हेट्रोजीनियस का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, यहाँ सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे टर्म की, जो लिखा है हमने एक्वस सॉल्यूशन। ये आपको पता ही है एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं, जहाँ हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट किसको लेते हैं, वाटर को लेते हैं। किसी भी चीज़ में अगर हम वाटर में कोई भी चीज़ मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। जैसे एग्जांपल है इथेनॉल और वाटर का। इसके अलावा अगर हम किसी और को ले रहे हैं एज अ सॉल्वेंट वाटर के अलावा, तो हम उसे बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आयोडीन इन अल्कोहल, जिसे हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी बोलते हैं। ठीक है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन हम बोलते हैं आयोडीन सॉल्यूशन को, जिसमें हम क्या करते हैं, आयोडीन को मिक्स करते हैं अल्कोहल के साथ। तो दोनों यहाँ पर हमने जो सॉल्वेंट लिया है वो वाटर नहीं लिया है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का एक चार्ट बनाया है, तो इसे देख लेते हैं थोड़ा सा।
सबसे पहले अगर हम बात करें लिक्विड सॉल्यूशन की, इसका मतलब उसमें सॉल्वेंट यानी कि जो लार्जर क्वांटिटी में है वो क्या है, वो लिक्विड होगा, ठीक है। और जो सॉल्यूट होगा, सपोज अगर हमने सॉलिड लिया है, अगर हमने लिक्विड को सॉलिड में मिलाया है तो भी वो एक लिक्विड सॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें लिक्विड ज़्यादा क्वांटिटी में है। एग्जाम्पल की बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले है सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट NaCl प्लस वाटर, एंड सेकेंड वन इज शुगर सॉल्यूशन, हेयर इज सुक्रोज C12H22O11 प्लस H2. Okay, now second is liquid. When we will dissolve liquid and into liquid, so we get liquid solution. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है जैसे एथेनॉल और वाटर को मिक्स करेंगे तो ये एक एग्जाम्पल है लिक्विड सॉल्यूशन का। इसी तरह से अगर हमारे पास गैस सॉल्यूट की फॉर्म में है और उसे हमने लिक्विड में मिक्स किया तो हमें जो मिलेगा वो भी एक लिक्विड सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड जो है लार्जर क्वांटिटी में। ओके, और एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे कि वाटर जो मिक्स होता है ऑक्सीजन इन वाटर, और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, और जितनी भी हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें जो प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कोको कोला एक एग्जाम्पल हमने ले रखा है, ठीक है। इसके बात करें दूसरे टाइप्स की गैस सॉल्यूशन, यानी कि इसमें जो सॉल्वेंट है यानी कि जो लार्जर क्वांटिटी में है वो क्या होगा, गैस होगा। तो अगर पहले वाले की बात करें सॉलिड को जब हम गैस में मिक्स करेंगे तो जो एग्जाम्पल है वो है डस्ट। जैसे आप डस्ट देखते होंगे धूल में, आप देखते होंगे वहाँ उसमें छोटे छोटे पार्टिकल, स्मोक में देख सकते हैं आप, स्मोक जो होता है उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं धुएं के साथ, ठीक है। तो वो एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरह से कैम्फर इन N2 गैस, ये भी एक एग्जांपल है सॉलिड का गैस में। इसके अलावा अगर लिक्विड गैस लें, मतलब लिक्विड को सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, गैस सॉल्वेंट है, तो ह्यूमिडिटी इसका बेस्ट एग्जांपल है। मॉइस्चर, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में मॉइस्चर जब हो जाता है ह्यूमिडिटेशन। और अगर गैस में बात करें, मतलब हमने गैस भी सॉल्यूट लिया है और गैस ही सॉल्वेंट लिया है, दोनों को मिक्स किया है, तो इसका तो बेस्ट एग्जाम्पल एयर है। हमें पता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। ओके, नेक्स्ट इज सॉलिड सॉल्यूशन। अगर सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें हमने सॉल्वेंट यानी कि लार्जर क्वांटिटी में सॉलिड को लिया है, और अगर हम सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करेंगे तो इसके तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि अलॉयज। अलॉयज क्या होता है आपको पता होगा, अलॉयज यानी कि जैसे कि ब्रॉन्ज और मैनी अदर जितने भी हैं, अलॉय में क्या करते हैं हम, मिक्सचर ऑफ मेटल का मिक्सचर ले लेते हैं जो कि एक सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम अलॉयज बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है लिक्विड सॉलिड। अगर हमने लिक्विड लिया है सॉलिड की फॉर्म में, उसे सॉलिड बेस के साथ मिक्स किया है, तो इसका एग्जांपल है मरकरी इन सोडियम अमलगम, ठीक है। मरकरी को अगर हम मिक्स करेंगे सोडियम के साथ तो जो फॉर्म होता है उसे हम अमलगम बोलते हैं, ठीक है। तो अमलगम वर्ड बहुत जगह आएगा, तो इसका मतलब यही है कि उसमें हमने क्या मिलाया है, मरकरी मिला रखा है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें गैस सॉलिड की, तो इसमें गैस जो हमने लिया है सॉलिड फॉर्म में लिया है और सॉलिड हमारा सॉल्वेंट फॉर्म में है। तो इसका एग्जांपल है, जैसे मैंने लिखा है, एक चारकोल मास्क। तो बेसिकली जो कोल माइंस में वर्क करते हैं वो वर्कर्स क्या करते हैं, वहाँ क्योंकि बहुत सारी पॉइजनस गैसेस भी हो सकती हैं, इसलिए उससे बचने के लिए एक फेस में एक मास्क पहनते हैं जिसे चारकोल मास्क करते हैं, जो क्या करता है, जो जितनी भी गैसेस होती हैं हार्मफुल गैसेस, उनका एब्जॉर्प्शन कर लेता है, नॉट एब्जॉर्प्शन, हाँ एब्जॉर्प्शन। ये हम फिफ्थ चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसके बारे में। एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेनन होती है, मतलब सरफेस में ही उसमें क्या होगा, गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी, अंदर नहीं जाएगी, तो इसे पहना जाता है चारकोल मास्क को, ठीक है। तो वो क्या है, एक एग्जांपल हो जाएगा गैस सॉलिड का, ठीक है। इसके अलावा H2 डिजॉल्व इन पैलेडियम। तो हमने हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जब पढ़ी है 11th क्लास में, तो हमने देखा था वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ हम कैटलिस्ट की फॉर्म में पैलेडियम, निकेल, प्लेटिनम, इन मेटल्स को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है बेस्ट डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये है कुछ एग्जांपल्स और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, इनको लर्न कर लीजिए क्योंकि एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अलॉयज है, अलॉयज मैंने कहा मिक्सचर ऑफ मेटल होता है, ये होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल होता है, जैसे कि स्टील, ब्रॉन्ज, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हैं अलॉयज के, तो ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एयरेटेड ड्रिंक्स होती हैं, जैसे सोडा वाटर, कोको कोला, पेप्सी, ये क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये है लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल, जहाँ पे गैस लिक्विड में मिक्स है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से मैंने अमलगम आपको पता है, अलॉय ऑफ मरकरी में हम किसी भी मेटल को अगर मिक्स करते हैं तो उसे हम अमलगम बोल देते हैं। जैसे सोडियम को मिक्स करा तो सोडियम अमलगम हो गया, अगर गोल्ड को मिक्स करेंगे तो गोल्ड अमलगम हो जाएगा। तो ये है कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद हम अब नेक्स्ट अपने टॉपिक में जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो देखेंगे। सो अब देख लेते हैं हाउ टू एक्सप्रेस
अ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन की, जैसे सॉल्यूशन में हमने क्या क्या मिक्स किए हैं, तो उन्हें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन। अभी कंसंट्रेशन क्या है, जैसा कि मैंने लिखा है ब्लैक बोर्ड में, कंसंट्रेशन क्या है, ये है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें कितना सॉल्यूट हमने मिलाया है गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में, जो भी हमारी सॉल्यूशन है उसमें कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट है, उसे हम कंसंट्रेशन बोलेंगे। और अब कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से हम उनको देखेंगे कि हम किस तरह से कंसंट्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिए गए हैं कुछ वेज, सेवरल वेज बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कुछ वेज दे रखे हैं, इन्हीं को हम इस वीडियो में आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो शॉर्ट में देख देते हैं। जैसे पहला है मास परसेंटेज, जिसे हम W/W करके भी एक्सप्रेस करते हैं। फिर है वॉल्यूम परसेंटेज, जो है V/V। उसके बाद थर्ड है पार्ट्स पर मिलियन, PPM। फिर है मोल फ्रैक्शन, जिसे हम X से डिनोट करते हैं। फिर है मोलैलिटी, जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। और एक है नॉर्मेलिटी, जिसे हम कैपिटल N से एक्सप्लेन करते हैं। तो इन सभी के बारे में हम वन बाय वन अब आगे देखेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले वे की, जिससे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहला है मास परसेंटेज, जिसे हम W/W से डिनोट करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन कहें तो हो जाएगी मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज जब भी हम यूज़ करते हैं तो हम 100 के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हमें याद रखना है फॉर्मूला, मेन इंपॉर्टेंट हमारे फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मास परसेंटेज का, मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। सपोज हमारे पास क्या है, एक बाइनरी सॉल्यूशन है A और B, ठीक है। हमने A सॉल्यूट है और B सॉल्वेंट है। सपोज हमने क्या करा है, B को B में A डाला है और इसे मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया है। और सपोज हमने जो मास यूज़ किया है, A का WA करा है और B का WB लिया है। तो ये जो फॉर्मूला है वो किस तरह से जाएगा, सपोज अगर हमें A का मास परसेंटेज निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा A मास परसेंटेज ऑफ A इक्वल्स टू मास ऑफ A मल्टीप्लाई 100 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो WA प्लस WB, ठीक है। इस तरह से अगर हमें मास परसेंटेज B का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, WB इंटू 100 अपॉन WA प्लस WB, मतलब मास परसेंटेज ऑफ B पहले आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 100 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। और इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस में परसेंटेज को इस तरह से यूज़ किया गया है, जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने दिया है 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन। इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 10% का ग्लूकोज का मतलब क्या है, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब है कि हमने क्या करा है, 10 ग्राम ग्लूकोज यूज़ की है 90 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। अगर हमने वाटर को के साथ मिक्स किया है ग्लूकोज को, तो हमने 10 ग्राम ग्लूकोज ली है 90 ग्राम ऑफ वाटर में। तो इस तरह से मास परसेंटेज को एक्सप्लेन किया जाता है। अब हमें एक क्वेश्चन लेते हैं मास परसेंटेज का, और कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रिन इन एसिटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्प्रिन इज डिजॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल, ठीक है। तो हमारे पास हमें मास परसेंटेज निकालनी है एस्प्रिन की, ठीक है। और हमें क्या दिया है, मास दे रखा है एस्प्रिन का 6.5 ग्राम और एसिटोनाइट्राइल का दे रखा है 450 ग्राम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से सबसे पहले आप मुझे सॉलिड और सॉल्वेंट जरूर आइडेंटिफाई करके बताना, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना कि कौन सा इस क्वेश्चन में सॉलिड है और कौन सॉल्वेंट है, ओके। तो अब हम इसका मास परसेंटेज निकालते हैं। तो पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, जैसे में भी लिखा हुआ है मास ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम मास ऑफ एस्प्रिन निकाल लें तो उसका मास सबसे ऊपर रखेंगे, यानी कि 6.5 ग्राम मल्टीप्लाई 100 करेंगे और अपॉन में 6.5 प्लस 450 ग्राम रखेंगे। आई थिंक आपने कैलकुलेशन अभी तक कर ली होगी, नहीं की है तो आप मेरे साथ करिए। तो फॉर्मूला हो जाएगा मास परसेंटेज, हमें एस्प्रिन की निकालनी है, तो मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रिन इज इक्वल्स टू मास ऑफ एस्प्रिन मल्टीप्लाई 100 अपॉन mass of aspirin plus mass of acetonitrile. Now we will put the values and calculate it. So after calculating we get answer for 1.424%, ठीक है। हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, हमारा जो आ रहा है मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रिन इज इक्वल्स टू 1.424%। तो बेसिकली हमें क्या याद होना चाहिए, हमें फॉर्मूला याद करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मूला याद होगा तो आप वैल्यू इजीली उसमें पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये था मास परसेंटेज ऑफ एनी सॉल्यूशन। तो हमारा नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज।
तो अब हम देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे हम V/V से डिनोट करते हैं। तो अगर हम वॉल्यूम परसेंटेज की डेफिनेशन देखिए तो वॉल्यूम परसेंटेज इज द वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम इन द सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला जैसा कि आप देख सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे हम मास परसेंटेज कर रहे थे उसी तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है, ठीक है। जहाँ हम मास यूज़ कर रहे थे मास परसेंटेज निकालने में, वहाँ आप वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए हम वॉल्यूम यूज़ करेंगे। जैसे अगर हमसे कहा, फॉर एग्जांपल अगर हमसे कहा कि 10% बाय वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 10 ml एथेनॉल डिजॉल्व होगी इन इनफ वाटर, ठीक है। और तो कमर्शियली अगर वॉल्यूम जो भी लिक्विड्स होते हैं, सॉल्यूशन जो कंटेन करते हैं लिक्विड्स, उन्हें एक्सप्रेस किया जाता है वॉल्यूम परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वे देखते हैं जिससे हम डिस्क्राइब करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो है पार्ट्स पर मिलियन, जिसे शॉर्ट में पीपीएम कहा जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन कहें तो ये ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है ये ट्रेस क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी अगर सॉल्यूट की प्रेजेंट है किसी सॉल्वेंट में तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट इंटू 10⁻⁶ अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। और हम यूज़ करते हैं, जैसा मैंने बताया आपको, कैलकुलेट करने के लिए पॉल्यूटेंट्स कितने हैं एयर में या फिर वाटर में प्रेजेंट। इसके अलावा अगर इसको फॉर्मूला करें जो हम यूज़ करते हैं वो है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट in 10⁻⁶ अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो इस तरह से पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस किया जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। नाउ नेक्स्ट जो हमारा वे है वो है मोल फ्रैक्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं उन्हें ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, इसीलिए मास परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हमने एक न्यूमेरिकल किया। और अब मोल फ्रैक्शन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम देखेंगे। तो मोल फ्रैक्शन की अगर बात करें तो ये होता है इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। फॉर्मूला भी यही है इसका। अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, सपोज हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस। नाउ सपोज सबसे पहले मोल फ्रैक्शन की बात की थी, तो सपोज हमारे पास क्या है, ये मान लीजिए कि हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है ए और बी से मिला है, जैसा कि पहले हमने सोचा करा था। यहाँ पे सपोज हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो है ए के एन ए हैं और नंबर ऑफ मोल्स बी के एन बी हैं। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का तो उसे हम डिनोट करेंगे एक्स ए से, और फॉर्मूला यूज़ करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस यानी कि एन ए प्लस एन बी। इस तरह से अगर हमें एक्स बी निकालना है यानी कि नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है एक्स बी, तो हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टोटल मोल्स फ्रैक्शंस की, अगर किसी भी सॉल्यूशन की जो टोटल मोल फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। यानी कि अगर हम एक्स ए और एक्स बी की बात कर रहे हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1। सो हमें ये याद रखना है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो होता है इज इक्वल्स टू 1। तो अगर यहाँ पे हमने बाइनरी सॉल्यूशन की बात की तो इसमें जो मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी होगा वो होगा इक्वल्स टू 1। तो इससे क्या हो सकता है, इससे हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लें तो दूसरे का हम इजीली निकाल सकते हैं 1 से माइनस करके, हमें लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। डज नॉट हैव एनी यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे मोल्स से, तो कोई इसकी यूनिट नहीं होगी। एक क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन मेड बाय डिजॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन 200 ml ऑफ वाटर। तो अब इसमें हमें मोल फ्रैक्शंस निकालने हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के और वाटर के। तो देखते हैं हम इसे किस तरह निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, तो उससे पहले यूज़ करके हम मोल्स निकालेंगे KOH के और वाटर के। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मैंने बताया। तो सबसे पहले हम KOH के मोल्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा KOH का। तो पोटेशियम का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का भी और हाइड्रोजन का, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ KOH।
तो अगर हम इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कितनी इसकी वैल्यू आती है, और उसके बाद हम इसका मोल्स निकालेंगे आफ्टर यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके आया 56 ग्राम पर मोल। पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है 39 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मास जो आया KOH का वो क्या आया 56 ग्राम पर मोल। और हमारा फॉर्मूला था मोल्स निकालने के लिए मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये ऊपर वाला मास क्या है, ये है गिवन मास जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि KOH कितना यूज़ किया गया है 25 ग्राम ऑफ KOH। तो यानी कि हमारा जो गिवन मास है वो कितना है 25। तो हम क्या करेंगे, मोल्स निकालने के लिए 25 को डिवाइड करेंगे 56 से, 25/56। तो इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स हम वाटर के भी निकाल लेंगे। जैसे हमने KOH के निकाले, वैल्यू पुट करके हमारे आए मोल्स ऑफ KOH 0.44 मोल, और वाटर के अगर हम मोल्स निकालेंगे तो वो कैलकुलेट करके आए 11.111। तो वाटर के मोल्स निकालने के लिए भी हमने वही किया जैसा KOH में किया था। पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे वाटर का जो कि आया 18 ग्राम पर मोल। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा गिवन मास दिया है 200 ml, जिसे हम 200 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बने तो हमारा जो वैल्यू आएगी 200/18 करके डिवाइड करके 11.11। तो अब हमें मोल्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के भी मिल गए हैं और वाटर के भी मिल गए हैं। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम मोल फ्रैक्शन KOH का निकालने हैं तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, निकालने हैं तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मोल्स ऑफ KOH अपॉन मोल्स ऑफ वाटर प्लस KOH। तो इस तरह से वैल्यू रख के हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH हमने वैल्यू पुट की 0.446 मोल्स ऑफ KOH रखे अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यानी कि वाटर और KOH दोनों के मोल्स को टोटल करके रखा, और आफ्टर कैलकुलेशन हमें आंसर मिला 0.039। अब हमें वाटर की मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हम दो तरीके से मोल फ्रैक्शन वाटर के निकाल सकते हैं। एक तो या तो आप यही फॉर्मूला पूरा यूज़ करके पूरी कैलकुलेशन करें, या आप क्या करें, इसे 1 से माइनस कर दें। तो हमारे लिए इजी रहेगा कि हम इसे 1 से माइनस कर दें। यहाँ हम 1 से क्यों माइनस करें, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो किसी भी सॉल्यूशन का, उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी कि अगर हम यहाँ पे KOH के मोल फ्रैक्शन और वाटर के मोल फ्रैक्शन को प्लस करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो इस तरह से हम अगर हमें वाटर के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 1 से अगर KOH के मोल फ्रैक्शन को माइनस कर देंगे तो हमें वाटर के मोल फ्रैक्शन मिल जाएंगे। तो अगर हमने कैलकुलेशन की मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बाय दिस फॉर्मूला 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH, हमें मिला 0.961। आप इसे चेक भी कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। आप फॉर्मूला यूज़ करके भी देख सकते हैं कि क्या आंसर यही आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आई थिंक अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वे में चलते हैं। जो है इम्पोर्टेंट हमारे लिए वो है मोलैरिटी। तो हम अब देखेंगे कि मोलैरिटी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे।